हेलो चेक। हेलो। हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10th क्लास के चैप्टर 2 और पार्ट 2 है। तो हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जो अब तक उसको नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे, वहां से आप देख भी सकते हैं या फिर इसको निकाल के भी देख सकते हैं ना। तो हम लोग पार्ट 1 में क्या देखे हैं, तो पार्ट 1 में हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या क्या देखें पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं अम्ल क्या है, अम्ल के उपयोग, यानी कि अम्ल क्या है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके उपयोग को पढ़ चुके हैं। उसके बाद में रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं, ये रासायनिक गुण उसका है। और उसके बाद में उपयोग पढ़ चुके हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अम्ल क्या होता है, क्या होता है जब अधिक देर तक चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करे, इसको हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ना है कहां से, हम लोग को पढ़ना है आज यहां से, भस्म से, यानी भस्म या क्षारक क्या है, इसी से हम लोग को पढ़ना है, यही से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। आज पढ़ने वाले हैं अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर, अर्थात एसिड, बेस, साल्ट। और ये पार्ट 2 होने वाला है। क्या होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है। और आपको ऐसा बताया जाएगा, आसान से आसान शब्दों में बताया जाएगा कि आप समझ जाइएगा, बच्चा से बच्चा भी इसको समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्या कि क्षारक या भस्म, क्षारक या भस्म क्या है, क्षारक या भस्म क्या है। सबसे पहले इसको जानेंगे, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, क्षारक या भस्म क्या होता है। उसके बाद में जानेंगे क्षारक या भस्म किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण को पढ़ेंगे। उसके बाद इसके रासायनिक गुणों को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसका उपयोग क्या होता है, यानी कि भस्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, भस्म का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, इसका परिभाषा, रेस का परिभाषा क्या होता है। क्षारक एक वैसा पदार्थ है, क्षारक एक वैसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या करता भाई, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। हम अम्ल में एक ट्रिक दिए थे, वो याद रखिए, अनीला, अनीला, ये अम्ल में ट्रिक दिए थे, ठीक है। तो अम्ल में अनीला दिए थे, आ से क्या हुआ अम्ल, आ से क्या हुआ था अम्ल, और नी से क्या हुआ था नीला, इसे क्या हुआ था नीला, और ला से क्या हुआ था लाल। आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसको अम्ल कहते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा बोलिए ना, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसको क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, यानी कि क्षारक कहते हैं। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे उसको क्षार कहते हैं। वही लिखे, क्षारक एक वैसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यहां लिख दीजिए, उसे उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्षार कहते हैं, इसका स्वाद तीखा होता है, यानी क्षार का जो स्वाद होता है वो तीखा होता है। और क्षार जो है साबुन की तरह चिकना और मुलायम भी होता है। क्षार क्या होता है, साबुन की तरह चिकना और मुलायम भी होता है। अब देखिए इसके भौतिक गुण को हम लोग जानेंगे। भौतिक गुण में क्या क्या पढ़ना हम लोग को है, देखेंगे अम्ल के भौतिक गुण क्या है, अम्ल के भौतिक गुण क्या है। देखिए, तो अम्ल के भौतिक गुण, यानी कि परिभाषा से ही हम लोग भौतिक गुण लिख सकते हैं। परिभाषा में बोले इसका स्वाद तीखा होता है भाई, तो हम लिखे यह इसका स्वाद तीखा, इसका स्वाद जो है तीखा या कड़वा होता है। इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा या कड़वा होता है। दूसरा क्या है, यह साबुन की तरह
चिकना और मुलायम होता है। जस्ट यहाँ लिखे, यह साबुन की तरह चिकना और मुलायम होता है। उसके बाद यह प्रायः रंगीन होते हैं। मतलब रंगीन का मतलब इसका कलर कुछ ना कुछ होता है। रंगहीन का मतलब कोई कलर होता नहीं है। रंगीन का मतलब होता है कुछ ना कुछ कलर होता है, कुछ ना कुछ कलर होता है। यह जल में विलय होते हैं, यानी क्षार जो होते हैं वो जल में घुलते हैं। क्षार जो होते हैं जल में घुलते हैं। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होते हैं। क्षार का जो जलीय विलयन जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। उस विलयन में करंट पास होता है। उस विलयन में क्या होता है, करंट पास होता है। नोट, विशेष बात यह है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होता है। जितने भी क्षारक हैं सभी जल में घुलने वाले नहीं हैं। सभी क्षारक जल में घुलने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलते ही नहीं हैं। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षारक क्षार जो है क्षारक होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जितना भी क्षारक हैं सब क्षार नहीं होता है। कुछ कुछ क्षारक क्षार होता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। एक उदाहरण देते हैं आप लोग को, सभी टीचर स्टूडेंट होते हैं। सभी टीचर जो है स्टूडेंट होते हैं और सभी स्टूडेंट टीचर नहीं हो सकते हैं। मतलब जितने भी बच्चा पढ़ रहा है सबका सब टीचर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और जितना भी दुनिया में टीचर है सबका सब क्या है, स्टूडेंट है। मतलब जितना भी क्षार है सब क्षारक हैं और सभी क्षारक क्षार नहीं है, कुछ कुछ क्षारक क्षार हैं। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे एक बार इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। क्या कर दीजिए, शेयर। और जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिएगा फटाफट। और जो सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जल्द जल्द से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक गुणों को लिखें। किसके भाई, किसके रासायनिक गुण लिखेंगे हम लोग, क्षार के। क्षार का रासायनिक गुण क्या होता है, धातु से अभिक्रिया। जब क्षार धातु से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा, क्षार जो है धातु से अभिक्रिया करने के बाद में वो क्या बनाएगा, ध्यान समझिएगा। देखिए धातुओं से अभिक्रिया, हम इसको लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। जब क्षारक NaOH, ये क्या एक क्षारक, ये क्या है एक क्षार है। जब क्षारक, इसको नए भी इसको ब्रैकेट में रखेंगे, जब क्षारक की अभिक्रिया जस्ता अर्थात Zn से होती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए थोड़ा समझिएगा क्या Zn की अभिक्रिया जो है, ये Zn है ना, तो Zn की अभिक्रिया किससे हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षारक से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हुआ, ये क्षारक है ना। तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। सोडियम जिंकेट मतलब सोडियम जिंकेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ZnO2 जिंकेट, ZnO2 जिंकेट और Na मैंने क्या, सोडियम, दोनों लगे क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बन गया है। देखिए और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता, क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है। यहां बोला गया है, हम पॉइंट, पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे भाई, देखिए जब क्षारक की अभिक्रिया जस्ता से होती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पॉइंट नंबर 1 ही लिखेंगे, इतना लिखनी जरूरी नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि क्षारक के रासायनिक गुण को लिखिए, लिखेंगे जब क्षारक की अभिक्रिया जिंक से होती है तो सोडियम जिंकेट और जल की प्राप्ति होती, सॉरी हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यह है कि अमोनिया से जब अभिक्रिया करवाएंगे, किसको, अमोनियम क्लोराइड से जब इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, यानी सोडियम जिंक, ये जो है क्षार की अभिक्रिया जब अमोनियम क्लोराइड से किया जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। जब क्षारक NaOH की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl से होती है तो सोडियम क्लोराइड और अमोनिया गैस और क्या बनता है, जल की प्राप्ति होती है। देखिए ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, जिसको क्या बोलेंगे, क्षारक या क्षार बोलेंगे ना, ये क्षारक है। उसके बाद में NH4Cl, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड।
इसकी अभिक्रिया जब होती है दोनों में आपस में, जब होता है क्या, अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे होती है, NaOH क्षारक से होती है, तो क्या बनता है, NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl, अर्थात नमक की प्राप्ति होती है। क्या होती है, नमक की प्राप्ति होती है। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और NH3 क्या होता है, ये अमोनिया। ये क्या होता है, अमोनिया की प्राप्ति होती है। क्या होती है, अमोनिया की प्राप्ति होती है। और ये लास्ट में हमको जल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तो समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अगर नोट डाउन नहीं कर पाते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाते हैं तो आप लोग फिर बाद में इस वीडियो को देख लीजिए, तो अच्छी से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में यह है कि नंबर 3 में है फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया FeCl3। FeCl3 से जब अभिक्रिया होगा क्षारक की, तो क्या होगा, जब क्षारक की अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड से होती है, तो यानी जब क्षारक की अभिक्रिया हम लोग फेरिक क्लोराइड से करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर समझिएगा, जब क्षारक की अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड से होती है तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि FeOH होल 3 यानी होल थ्राइस होगा, तो ये बनता है। देखिए NaOH किस में अभिक्रिया करवाए, फेरिक क्लोराइड में, क्या बन गया, NaCl बन गया। और ये क्या है, फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति हो गया है। बोलिए, यहां तो समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या है कि जब आम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, तो जो क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से होती है, सिंपल सी बात याद रखिए कि क्षारक की अभिक्रिया जब अम्ल से होता है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। जब क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल की प्राप्ति होती है, जिसमें NaOH की अभिक्रिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है। किससे होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो NaOH से जब हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया तो NaCl यानी ये क्या बन गया, NaCl एक लवण है जिसको हम लोग जल में घोल सकते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाएगा, उसी को लवण बोलते हैं। और ये क्या है, जल की प्राप्ति होती है, क्योंकि लवण किस में घुलेगा भाई, जल में न घुलेगा। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो पोटेशियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है और जल की प्राप्ति होती है। बोलिए, यहां तक भी समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब जो नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, ठीक ना, आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पॉइंट नंबर 5, रासायनिक गुण अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, जब अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया जब करवाएंगे तो क्या होगा। देखिए, जब क्षारक की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड माने अधातु में ऑक्साइड लगा हुआ, O2 लगा हुआ हो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक अधातु है ना, लिख दीजिए CO2 से होती है तो सोडियम कार्बोनेट और जल की प्राप्ति होती है, यानी कि NaOH की अभिक्रिया CO2 से किया गया तो क्या बन गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ तो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट और जल की प्राप्ति हो गया। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है। फिर से हम रिवाइजिंग कर लेते हैं, माने कैसे लिखेंगे हम लोग इसका गुण। रासायनिक गुण, जब क्षारक की अभिक्रिया जस्ता से होती है तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर उदाहरण नहीं भी ये जैसे नहीं भी देंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कम से कम इतना हमको लिखना ही पड़ेगा। दूसरा में होगा
जब क्षारक की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड से होती है तो सोडियम क्लोराइड क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया गैस और जल की प्राप्ति होती है। नंबर 3 में क्या लिखेंगे, जब क्षारक की अभिक्रिया फेरिक क्लोराइड से होती है तो सोडियम क्लोराइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है या बनता है। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, जब क्षारकों की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखिए, 5 नंबर में जब क्षारक की अभिक्रिया अधातु के ऑक्साइड से होती है तो सोडियम कार्बोनेट और जल की प्राप्ति होती है। बस इस 5 पॉइंट का हम लोग लिख देंगे, बस नंबर आराम आराम से नंबर हमको मिल जाएगा। एक भी नंबर कटने वाला 0.0001 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है, अगर लिख दीजिएगा तो। अब चलते हैं इसका उपयोग में। उपयोग क्या है भाई, उपयोग क्या है, यानी कि क्षारक का उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो क्षारक का उपयोग दीवार की सफेदी करने में किया जाता है। अर्थात क्षारक का जो उपयोग होता है दीवार को सफेदी करने में यानी कि पेंट करने में किया जाता है। बोलिए क्या समझ में आ रहा है ना, है समझ में आता होगा, यानी कि दीवार को जो पेंट करते हैं, जो चुनना होता है वो क्या क्षार प्रकृति का होता है। चलिए, इसका उपयोग जल की कठोरता और अम्लता को दूर करने में किया जाता है। अगर कोई जल कठोर है या फिर कोई जल में अम्ल की मात्रा ज्यादा है या कम है तो उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग, क्षार का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण हम आगे पढ़ाएंगे, इसका एक पाठ ही होगा, विरंजक चूर्ण किससे बनता है, कैसे बनता है, इसका उपयोग क्या है नहीं है, सब इसके बारे में बताएंगे हम। इसके बारे में एक विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे आगे में, तब तक वेट कीजिएगा। इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई, देखिए साबुन जब हम लोग लगाते हैं तो हाथ में हाथ चिकना हो जाता है, और क्षार को भी हाथ में लगाइए उससे भी क्या होता है, मेरा हाथ चिकना, क्षार बुझते हैं, भस्म बुझते हैं। अरे घर में खाना पकता होगा ना, जो अवशेष बचता है उसी को भस्म या क्षार कहते हैं, और उस अवशेष को आप हाथ में लगाइए तो भी चिकनापन उत्पन्न करता है ना, चिकनापन ही उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसका उपयोग वॉशिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है, यानी कपड़ा धोने वाला जो पाउडर होता है ना उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्षार जब तक नहीं मिलाएंगे तो वॉशिंग पाउडर बनने वाला बिल्कुल नहीं है। इसका उपयोग कांच उद्योग में भी किया जाता है, मतलब यानी कि जब तक कांच उद्योग में हम लोग क्षार को नहीं डालेंगे, यानी NaOH को नहीं डालेंगे तो कांच की प्राप्ति नहीं हो सकती है, कांच का उत्पादन नहीं हो सकता है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है, हम साइड लग जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब है क्षारक या भस्म। क्षारक या भस्म कितने प्रकार के होते हैं? क्षारक या भस्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। क्षारक या भस्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? परवल भस्म और दुर्बल भस्म। हम अम्ल भी 2 प्रकार पढ़ाए थे, परवल अम्ल, दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल को निर्बल अम्ल भी बोलते हैं, और दुर्बल भस्म को निर्बल भस्म भी बोलते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, बौखिएगा नहीं। तो परवल भस्म क्या होता है? वैसे भस्म जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और पानी में घुलकर OH- प्रदान करता है, इसे परवल भस्म कहते हैं। मतलब कि यानी कि भस्म को घोलने पर किसमें भाई? पानी में, वो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, पूर्ण रूप से घुल जाए, यानी कि थोड़ा सा भी अवशेष नहीं बचेगा। जैसे में एक उदाहरण देते हैं हम, इसका नहीं है लेकिन हम समझाने, पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्ण रूप होता क्या है। एक पानी ले लीजिए, एक बर्तन में पानी ले लीजिए और उसी बर्तन में चीनी को डाल दीजिए और दोनों को मिला दीजिए। मिलने के बाद बताइए क्या सिर्फ पानी में चीनी दिखता है क्या? चीनी का कौन दिखता है उसमें? नहीं दिखता, क्योंकि दोनों पूर्ण रूप से घुल गए। देखिए तो समझेंगे कि जो पूर्ण रूप से घुल जाए पानी में, जो भस्म पानी में पूर्ण रूप से घुल जाए उसी को परवल भस्म कहते हैं। जैसे में परवल भस्म क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के
KOH, ये पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परवल भस्म कहते हैं। नेक्स्ट दुर्बल भस्म, नेक्स्ट में क्या है, दुर्बल भस्म है। ध्यान दीजिएगा, दुर्बल भस्म क्या होता है। दुर्बल भस्म ये होता है कि वैसे भस्म जिसे पानी में घोलने पर आंशिक रूप से घुलकर OH प्रदान करता है। यानी कि आंशिक रूप से घुलकर, माने आंशिक रूप से मतलब होता क्या है सर, तो आंशिक रूप से ये होता है बाबू कि कुछ कुछ मात्रा अवशेष बच जाता है, कुछ कुछ मात्रा अवशेष बच जाता है, इसी को आंशिक रूप बोलते हैं। तो जैसे में क्या है सर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है पानी में घोलेंगे MgOH होल ट्वाइस, अगर इसको पानी में घोलेंगे तो पूर्ण रूप से घुलने वाला नहीं है, कुछ न कुछ अवशेष छोड़ देता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये भी क्या करेंगे, पानी में पूर्ण रूप से नहीं घुलेंगे, आंशिक रूप से घुलेगा, कुछ ना कुछ अवशेष छोड़ देगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल भस्म कहते हैं। बोलिए यहां तक समझ में आ गया है, बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां से कुछ शब्द को पढ़ना है। रंजक, रंजक का मतलब क्या होता है, रंजक का मतलब जिसको घोले, कोई भी अगर पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, तो उसको अगर हम घोले, रंग उत्पन्न करें, रंग उत्पन्न करे, उसी को रंजक बोलते हैं। हम क्या लिखे हैं, रंजक वैसे पदार्थ जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, उसे रंजक कहते हैं। थोड़ा समझना, यानी कोई भी विलयन में घुले, चाहे विलयन कोई भी क्यों ना हो, किसी में घुले, वो अपना रंग छोड़े, कुछ ना कुछ कलर करे, उसको क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं। जैसे में हल्दी को घोलिए, तो क्या हल्दी को जब हम लोग घोलते हैं, क्या जब हल्दी को घोलते हैं, क्या उसका कलर होता है, पीला कलर होता है ना, पीला कलर वो छोटा, वो जो पीला कलर है वही क्या है, रंजक है। जो पीला कलर है वो क्या है, रंजक है। नेक्स्ट सूचक, सूचक क्या है, सूचक होता क्या है, वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता प्रदान करता है। यानी सूचक क्या होता है, सूचना देता है कि ये जो विलयन है अम्लीय है या क्षारीय है, अम्लीय है या क्षारीय है, इसका सूचना दे, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। फिर समझ लीजिए, वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लता या क्षारीयता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, रंजक कहते हैं। देखिए अब यहाँ रंजक को जानना है, यह है रंजक और यह है अम्ल और यह है भस्म। ध्यान दीजिएगा, अगर लिटमस पत्र पर, अगर लिटमस पत्र पर लाल कलर को डाल दिया जाए, सॉरी अम्ल को डाल दिया जाए, अगर लिटमस पत्र पर अम्ल को डाल दिया जाए, तो लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, लिटमस पत्र पर अगर अम्ल को डाल दिया जाए तो लिटमस पत्र का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अगर लिटमस पत्र पर भस्म को डाल दिया जाए तो कलर कैसा हो जाएगा, कलर नीला हो जाएगा। किसका कलर नीला हो जाएगा भाई, लिटमस पत्र का। अगर हल्दी है तो हल्दी पर अगर अम्ल को डाल दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो हल्दी का रंग पीला है वो पीला रंग का ही रहेगा। अगर हल्दी पर अगर भस्म को डाल दिया जाए, हल्दी पर अगर भस्म को डाल दिया जाए तो ये लाल भूरा, लाल या भूरा रंग का हो जाता है, लाल या भूरा रंग का हो जाता है। ध्यान समझिएगा, अगर हल्दी पर भस्म को डालें, भस्म भ से भस्म, भ से भूरा, याद रखिए, भ से भस्म, भ से भूरा, तो भस्म डालेंगे हल्दी पर तो भूरा हो जाएगा या लाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फेनोप्थलीन, फेनोप्थलीन पर अगर अम्ल को डालेंगे तो रंगहीन, कोई रंग नहीं देगा या कोई बदलाव नहीं होगा। फेनोप्थलीन पर अगर अम्ल को डाल दें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा या रंगहीन होगा, यानी उसका कोई रंग नहीं होगा। अगर फेनोप्थलीन पर अगर भस्म को डाल दें तो उसका कलर क्या हो जाएगा, फेनोप्थलीन का कलर गुलाबी हो जाएगा। फेनोप्थलीन का जो कलर हो जाएगा भस्म डालने के बाद वो क्या हो जाएगा, गुलाबी कलर हो जाएगा। मैथिक या मैथिल ऑरेंज, मैथिक ऑरेंज ना होगा, मैथिल ऑरेंज होगा, मैथिल ऑरेंज है ना। मैथिल ऑरेंज पर अगर अम्ल को डालेंगे तो मैथिल ऑरेंज का कलर लाल हो जाएगा। अगर मैथिल ऑरेंज पर भस्म को डाल दिया जाए
तो मेथिल ऑरेंज का जो कलर है वो पीला हो जाएगा। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है? और यहाँ लिखा दिए हैं अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। बिल्कुल, हम ट्रिक में दी जिसका नाम है अनिला। ये ट्रिक का नाम है अनिला। जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जो लाल लिटमस को नीला कर दे उसे क्षार कहते हैं। बोलिए, डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं है, अगर इस सेशन अच्छा लग रहा है, सब लोग एकदम शेयर कर दीजिए, मन लगाकर शेयर कर दीजिए। जितना भी बिहार में ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, सब में शेयर कीजिए। उसके बाद जो लाइक नहीं किए वो लाइक इस वीडियो कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यह है बाबू, थोड़ा समझिएगा, अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, अम्ल और क्षार में अंतर निम्न इस प्रकार है। इस तरफ अम्ल है, इस तरफ क्षार है। समझिएगा, अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, अम्ल में क्षार में अंतर होता क्या है, क्या क्या पॉइंट अंतर। देखिए, इसका परिभाषा से हम लोग बहुत चीज पढ़ लिए, बहुत याद कर लिए। इसका स्वाद खट्टा होता है, परिभाषा से। इसका स्वाद थोड़ा कसैला या तीखा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब आगे पीएच मान भाई, इसके बाद हम लोग पीएच स्केल को ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम लोग पीएच स्केल को ही पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल होता क्या है, पीएच मान होता क्या है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। बस इंतजार करना है, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करना है, ठीक है। तो अभी जब पॉइंट हमको अंतर आगे अंतर का डिफिनेशन देना पड़ेगा ना, तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम। सर पीएच का पूरा नाम क्या होता है? अरे बाबू बताइए नहीं, सुन ले तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आए समझ में? तो देखिए, इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, 7 से अधिक जिसका भी पीएच मान होगा वो क्षार होगा। 7 से अधिक जिसका भी पीएच मान होगा वो क्षार होगा। जो 7 से कम होगा वो अम्ल होगा। सर जो 7 होगा सो क्या होगा, है ना, होता है ना। अगर 7 हो वो क्या होगा सर? तो वो उदासीन होगा, वो न्यूट्रल होता है, ना तो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारीय होता है, वो न्यूट्रल रहता है भाई, मार कोई दिक्कत नहीं है ना, वही होता है वो। देखिए उसके बाद यह जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। यानी कि अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन देता है। ये कहां से है भाई, ये गुण कहां से आया? ये गुण रासायनिक जब गुण पढ़ा रहे थे ना तो वहां से आया है। चौथा पॉइंट क्या है? यह जलीय विलयन में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। अगला पॉइंट क्या है? यह क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल जो है क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल का काम क्या है? क्षार को उदासीन कर देना। और क्षार का काम क्या है? अम्ल को उदासीन कर देना। यानी इसका काम क्या है? अम्ल को उदासीन कर देना है। यानी क्षार अम्ल को मारेगा, अम्ल क्षार को मारेगा, ले लपड़ दे लपड़, है ना। मतलब यानी यह क्षार को उदासीन करता है और क्षार जो अम्ल को उदासीन करता है। क्लियर है? हम तोरा मारू तो हमरा मारियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 10 नंबर क्वेश्चन, क्षार और क्षारक में अंतर क्या है? हाँ बाबू, आपको सर कैसे क्वेश्चन है कि क्षार और क्षार तो एक एक बोला ये। हाँ बाबू, क्षार और क्षारक एक ही होता है, कुछ अलग होता है। सभी क्षारक क्षार नहीं होता है, सभी क्षारक क्षार नहीं होता है और सभी क्षारक क्षार होता है। तो अंतर तो है, अंतर तो है, तो अंतर है तो अंतर तो जानना पड़ेगा। देखिए पहला क्या है? यह सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं। जितने भी क्षार होते हैं सब जल में घुलने वाले होते हैं। सभी क्षार जल में घुलनशील होते हैं और सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भी क्षार है सब जल में घुलता है और जितना भी क्षारक है सब जल में घुलता नहीं है। कुछ ऐसा क्षारक है जो जल में घुलता ही नहीं है, ठीक है। क्षार आयनिक लवण है। क्षार क्या है? आयनिक लवण है, लेकिन क्षारक आयनिक लवण हो सकता है, नहीं भी हो सकता है।
मतलब क्षारक जो होते हैं वो आयनिक लवण होता भी है और नहीं भी होता है। अगला है सभी क्षार क्षारक होते हैं और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये कितना बार हम पॉइंट बता चुके हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया होगा तो नोट डाउन करते ही होंगे। चलिए ठीक है, अगर नोट डाउन नहीं करते आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं करते हैं तो बाबू इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार रिप्ले करके देख लिया करो, दोबारा देख लिया करो और जरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या है, अब नेक्स्ट में लवण आ गया है। इस लवण को आज हम लोग देखने वाले नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में लवण को देखेंगे। एक वीडियो में क्या देखें हम लोग को देखेंगे, देखे ना, भस्म देख रहे हैं आज, और इसके जो आने वाले जो लेक्चर है उसमें हम लोग लवण को पढ़ने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।